दोस्तों, रमजान का महीना मुसलमानों के लिए सबसे खास और मुबारक महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में मुसलमानों का ज्यादातर वक्त नेक कामों में गुजरता है। रमजान के महीने में जो सबसे अहम इबादत पूरी की जाती है वो है इस महीने में रखा जाने वाला रोजा। लेकिन इतना ही नहीं, रोजा एक अहम इबादत होने के साथ साथ ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है, जिसमें शरीर की गहराई से सफाई भी होती है। और अगर इसे ठीक से किया जाए तो इसके जरिए गंभीर से गंभीर बीमारी को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, जैसे कि कब्ज, डायबिटीज, एक्जिमा, पीसीओडी, कैंसर और यहाँ तक कि वजन बढ़ाने और वजन घटाने वाले लोगों के लिए रमजान एक कीमती तोहफा है। लेकिन रोजे का हमारे शरीर को पूरा फायदा मिल सके, उसके लिए हमें सहरी और इफ्तार में क्या खाना चाहिए, उस बातों का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन भूखे रहने की वजह से इफ्तार में खाई जाने वाली चीजों का हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सही तरीके को समझकर रोजे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 5 बातें जानेंगे। नंबर 1, हमें सहरी में क्या खाना चाहिए जिससे सुबह गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ना हो और जल्दी भूख प्यास भी ना लगे। नंबर 2, आखिर रोजे के दौरान हमारे शरीर में होता क्या है जिससे कि हमें इतना ज्यादा फायदा पहुंचता है, और रोजे में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हमारा रोजा सही और आसान गुजरे। नंबर 3, जो लोग वजन घटाने या वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं उन्हें रमजान के महीने में किस वक्त एक्सरसाइज करना चाहिए। नंबर 4, इफ्तार में क्या खाना चाहिए जिससे कि शरीर को रोजे का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और फाइनली नंबर 5, हमें रात का खाना तरावी से पहले या बाद में खाना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 से कि सहरी में हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा रोजा आसानी से गुजरे। दोस्तों, सहरी और इफ्तार के बीच में लगभग 15 से 16 घंटे का गैप होता है, इसलिए जरूरी है कि हम सहरी में ऐसी चीजें खाएं जो पेट में धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ना हो। सहरी में हमें क्या खाना चाहिए उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सहरी में हमें कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, जो कि है व्हाइट राइस यानी सफेद चावल, क्योंकि सफेद चावल शरीर में जल्दी पच जाता है और इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये इंसुलिन लेवल को भी स्पाइक करता है, जिसकी हमें सहरी के वक्त में बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। इसलिए व्हाइट राइस के जगह ब्राउन राइस या रोटी खाना बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर भी होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। इसलिए ये पेट में ज्यादा देर तक रुकता है और जल्दी भूख भी नहीं लगती। दोस्तों, आपको सहरी का टाइम खत्म होने से 1-1.5 घंटा पहले ही उठना चाहिए, और अगर आपको खाली पेट पानी पीने की आदत है तो आपको शुरुआत 1 गिलास सादे पानी से करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको आम दिनों में ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, किशमिश या फिर अंजीर जैसी चीजों का सेवन करने की आदत है तो आप उसे पानी पीने के बाद खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक इंतजार करें। उसके बाद नंबर आता है एक हैवी मील का, जो कि हमारे पेट में ज्यादा देर तक रहे और जल्दी भूख भी ना लगे, जिसमें सबसे पहली चीज है रोटी या ब्राउन राइस, जैसा कि हमने पहले जाना। उसके साथ अगर हो सके तो नॉनवेज जैसे कि मटन, चिकन या फिर अंडे जैसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें पेट में धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है और जिसकी वजह से जल्दी भूख भी नहीं लगती। और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसमें थोड़ा सा सलाद भी ऐड कर पाएं तो और भी अच्छी बात है। याद रखें कि अगर आप फैट लॉस के डाइट फॉलो कर रहे हैं तो मीट ना के बराबर ही खाएं, क्योंकि इसमें फैट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। लेकिन कुछ लोग सहरी में दूध खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि सही भी है। दूध में लगभग 80% कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि धीरे धीरे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप दूध का सेवन करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई नॉनवेज खाने के बाद खट्टी चीजें जैसे कि एप्पल साइडर विनीगर या नींबू पानी पीने के बाद दूध का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन चीजों के बीच आधे घंटे का गैप रखना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज और खट्टी चीजों के साथ दूध का मेल नहीं बनता है। इसलिए इसके साथ में खाने से उसी के दौरान अपचन, खट्टी डकारे और सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आप सहरी में लेट उठते हैं तो बेहतर है कि नॉनवेज और दूध में से किसी एक चीज का ही सेवन करें, लेकिन उस सिचुएशन में दूध के साथ रोटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हो सके तो दूध को मीठा करने के लिए चीनी की जगह गुड़ मिलाएं, क्योंकि ये चीनी से ज्यादा हेल्दी होता है और तुरंत ब्लड शुगर को भी इंक्रीज नहीं करता है। खाना खत्म होने के बाद थोड़ा पानी पिएं और बाकी 1 से 2 गिलास पानी सहरी के आखिर वक्त में पीकर अपनी सहरी को कंप्लीट करें, क्योंकि खाने के तुरंत बाद ज्यादा मात्रा में पानी पीने से भी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सहरी के दौरान एक और बातों का ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा नमकीन या तीखी चीजें जैसे कि अचार या पैकेट में मिलने वाली चिप्स का कम मात्रा में ही सेवन करें, क्योंकि ये चीजें बॉडी से पानी को सोखने का काम करती है, जिससे रोजे के दौरान जल्दी प्यास लग सकती है। और सबसे जरूरी, जहां तक रोजे की हालत में हो सके सनलाइट यानी धूप से दूर ही रहे, क्योंकि धूप में बिताया हुआ कुछ घंटा आपकी प्यास को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप धूप में जा ही नहीं सकते। 10 से 15 मिनट धूप में बिताने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घंटों धूप में बिताने से जरूर बचें। नंबर 2, सहरी खत्म होने के बाद हमारा रोजा शुरू होता है, इसलिए हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि जब हम भूखे प्यासे रोजे की हालत में होते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर में आखिर होता क्या है।
हमें इन रोजों के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें पता नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अंदर ही डालकर हमें दुनिया में पैदा किया है, जो कि है हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम। शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि चाहे हमारे शरीर में किसी हिस्से में कट लग जाए या फिर हमें सर्दी जुकाम हो जाए, 2 से 3 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम बैक्टीरिया से लड़कर उसे नष्ट कर देता है और हमारा शरीर खुद को हील करके पहले जैसी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन आम दिनों में जब हम खाते हैं तो हमें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रहता और जाने अनजाने में हम टेस्ट के लिए चीजें इतनी ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं रहता, और एक वक्त का खाना हमारे पेट में ठीक से पचता भी नहीं कि हम दूसरे वक्त का खाना पेट में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को अपनी सफाई करने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता और जिससे हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और सारे जहरीले पदार्थ हमारे लीवर, फैट सेल्स और हमारे आंतों की दीवारों पर जमने लगता है, जिससे शरीर को हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और दिल की बीमारी से चेहरे पर एक्ने, पिंपल और एक्जिमा, सोराइसिस, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में गंदगी जमकर बीमारी का रूप ले लेती है। लेकिन इससे बिल्कुल अलग जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा पेट खाली रहता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर को पूरा समय मिलता है अपनी सफाई कर पाने का, और तब हमारा शरीर डैमेज सेल्स को और फैट सेल्स को खाकर एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे शरीर की चर्बी पिघलने लगती है और बीमारी पैदा करने वाली डैमेज सेल भी खत्म होने लगते हैं। और इसलिए पूरे महीना का रोजा रखने के बाद शरीर की गहराई से सफाई हो जाती है, जिससे कि खुद को पहले से ज्यादा लाइट और तंदुरुस्ती महसूस होने लगती है, और उसके बाद खाया पिया भी शरीर को अच्छे से लगने लगता है, जिससे कि बाद में वजन बढ़ाने या घटाने में भी बहुत मदद मिलती है। और जैसा कि हमने पहले ही जाना, रोजा शरीर को डीपली डिटॉक्सिफाइंग करने का नेचुरल और साइंटिफिक प्रोसेस है। इसलिए आम दिनों में हर धर्म के लोग बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए 12, 14 या फिर 16 घंटे भूखे प्यासे रहकर फास्टिंग को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रमजान के रोजे का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि भूख प्यास की कीमत को जानकर ये समझना है कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो भूखा रहकर जिस दर्द को महसूस करता है उसे हम भी महसूस करें और उनकी मदद करें। उसके अलावा अपनी गलत सोच, गलत आदतें और गलत कामों पर काबू पाकर दिलों को साफ करना, गरीब, लाचार और जरूरतमंदों का ख्याल रखना रमजान के रोजे का सही मकसद है। और अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो रोजे का आपका पेट ही नहीं बल्कि आपके शरीर के हर एक हिस्से से होना चाहिए। यह जरूरी है कि रमजान के महीने में दिन हो या रात, जहाँ तक हो सके हमारा वक्त रब की इबादत और अच्छे कामों में गुजरना चाहिए। नंबर 3, रमजान में एक्सरसाइज या वर्कआउट करने का सही समय क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या वजन घटाने के लिए। अगर आप वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको रमजान के महीने में खाली पेट ही एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही जाना कि रोजे के दौरान हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फैट सेल्स को बर्न करती रहती है, और जब हम ऐसे में एक्सरसाइज करते हैं तो फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और शरीर की चर्बी तेजी से पिघलने लगती है। और यहाँ हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि फैट लॉस की एक्सरसाइज के बाद लगभग 1 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद भी फैट बर्निंग प्रोसेस प्रोग्रेस में रहता है, लेकिन 1 घंटे के बाद शरीर को हेल्दी माइक्रोज की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको असर की नमाज के बाद और इफ्तार से 1 घंटा पहले ही अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ 6:40 में इफ्तार का वक्त होता है तो आपको अपनी एक्सरसाइज 5:20 से शुरू करके 5:40 में खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि रमजान के महीने में 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज ही बहुत काफी हो जाती है। एक्सरसाइज में आप हाई स्टेपिंग, जंपिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक्स या फिर वॉकिंग या फिर जॉगिंग अपनी बॉडी के हिसाब से जो आसान लगे कर सकते हैं। जबकि जो लोग वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं उन्हें इफ्तार के बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट वेट लिफ्टिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप कर भी लेते हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में ब्रेक होने वाली मसल्स को रिपेयर करने और एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए आपके पेट में हेल्थी माइक्रोज का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बेहतर है कि इफ्तार के बाद ही एक्सरसाइज किया जाए। नंबर 4, हमारा इफ्तार कैसा होना चाहिए, यानी इफ्तार में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, शायद ही मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन अगर आपको सेहत का कोई फिक्र नहीं है और आप सिर्फ टेस्ट के लिए खाना चाहते हैं तो आप जो चाहे जैसे चाहे खा सकते हैं। लेकिन अच्छी सेहत के लिए खासकर इफ्तार के समय खाने और पीने में बहुत सावधानी रहना जरूरी होता है। इसलिए इफ्तार की शुरुआत आपको ऐसी चीजों से करनी चाहिए जिसमें हाई अमाउंट में नेचुरल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, क्योंकि नेचुरल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बूस्ट करने में बहुत मदद करता है, और इसलिए खजूर से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि खजूर में नेचुरल शुगर होने के साथ साथ पोटेशियम की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। इसलिए 2 से 3 खजूर खाकर प्यास के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि गर्मी मौसम होने की वजह से ठंडा पानी पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बजाय आप मटके का पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि मटके का पानी ठंडा होने के साथ साथ बॉडी में पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है,
जबकि फ्रिज का पानी हद से ज्यादा ठंडा होने की वजह से इसमें खाई गई चीजों को ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि गैस और कब्ज की समस्या शुरू हो सकती है। और हो सके तो खासकर इफ्तार के वक्त में नेचुरल चीजें जैसे कि सेब, अंगूर, ऑरेंज, केला, खीरा, तरबूज और गाजर जैसी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि फल और कच्ची सब्जियों का फायदा जितना खाली पेट होता है उतना किसी दूसरे वक्त में कभी नहीं होता। और साथ ही साथ हो सके तो मैदे से बनी चीजें और तले हुए चीजों का परहेज करना चाहिए, खासकर अगर आप फैट लॉस की डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें पचने में मुश्किल होती है, लेकिन इसको ज्यादा तेल में पकाने की वजह से इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। एक लफ्ज में कहा जाए तो अगर आप 40 से 45 मिनट वॉकिंग जैसा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद सिर्फ एक समोसा खा लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे आपने एक्सरसाइज किया ही नहीं, क्योंकि 40 से 45 मिनट की वॉकिंग एक्सरसाइज में आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उतना सिर्फ एक समोसा से ही कवर हो जाता है। साथ ही साथ चीनी से बनी चीजों से भी परहेज करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि मिठाई या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि ये चीजें शरीर में जल्दी चर्बी को बढ़ाने का काम करती है। हालांकि आप चाहे तो किसी भी चीज को मीठा बनाने के लिए चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली ये ख्याल रहे कि इफ्तार नंबर 1 जिससे कि आप रोजा खोलते हैं थोड़ा हल्का ही करें। उसके बाद आप मगरिब की नमाज को जाएं। मगरिब की नमाज के बाद नंबर आता है इफ्तार नंबर 2, जो कि आपका डिनर भी है। रमजान में खासकर आपका डिनर बहुत बैलेंस होना चाहिए ताकि आपको कब्ज की प्रॉब्लम भी ना हो और रातों को नींद भी अच्छी आए, जिसके लिए आपको ऐसी बिल्कुल भी चीजें नहीं खानी चाहिए जो कि बहुत धीरे धीरे पचती हो, जैसे कि मटन और मैदे से बनी चीजें, क्योंकि ये चीजें पचने में ज्यादा समय लेती है, जिसकी वजह से आपको नींद में प्रॉब्लम होने के साथ साथ शहरी में खाने की ख्वाहिश भी खत्म हो सके। इसलिए आपको अगर मटन का इस्तेमाल करना है तो आप इसे सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपका डिनर ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से पचे और नींद में कोई खलल भी ना पहुंचे, जिसके लिए रोटी या फिर ब्राउन राइस के साथ सब्जी और सलाद का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जी के ना होने से शरीर में फाइबर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से कब्ज होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो अंडे या फिर थोड़े से चिकन को ऐड कर सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखें कि डिनर में आप इतना ज्यादा ना खा लें कि शहरी में खाने की ख्वाहिश ही ना हो। नंबर 5 यानी कि हमारा रात का खाना तरावी से पहले होना चाहिए या तरावी के बाद। दोस्तों, अगर आप तरावी से पहले खाते हैं तो तरावी के दौरान नींद या सुस्ती लगती है, इसलिए रात का खाना तरावी के बाद खाएं। और अगर आप मसल्स बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो मगरिब के बाद जिम जाएं। जिम से आने के बाद अपना पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करके ईशा की नमाज के लिए तरावी को जाएं और वहां से आने के बाद रात का खाना कंज्यूम करें। जिम करने वाले लोगों के लिए ध्यान देना जरूरी है कि रमजान का महीना है, इसलिए इस महीने में मसल्स बिल्डिंग में कम और शरीर की सफाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मसल्स बिल्डिंग तो आप बाकी के 11 महीने कर सकते हैं, लेकिन शरीर की सफाई दूसरे महीने में कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप रमजान में वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा खाना शुरू करते हैं तो शरीर की सफाई का काम आपका अधूरा रह जाता है। इसलिए जरूरी है कि रमजान में मसल्स बिल्ड करने के बजाय मसल्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करें और जहां तक हो सके बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग यानी कि शरीर की सफाई पर ज्यादा फोकस करें। इसके लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।